प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल कुमार पुरवार, GRV इंटर कॉलेज राठ। कल आपको जो प्रश्नोत्तरी दी थी उसके आगे की कड़ी आज आपको बता रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनें। कल हम और आपने गद्यांश के दो नंबर के प्रश्नों के विषय में आपने लिख लिया होगा, हमने बताया था। आज काव्यांश के विषय में आपको बताएंगे कि कैसे प्रश्न आएंगे और उनकी प्रश्नोत्तरी आपको कैसे तैयार करना है। तो प्रश्न है का आधार है पद्यांश में। तो सबसे पहले अगर आता है कि पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखें, तो आप सबसे पहले संकेत हेडिंग डालेंगे, फिर इसके बाद संदर्भ, फिर इसके बाद प्रसंग। संदर्भ में आप पाठ्य पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, ये सब दे करके प्रसंग में जो बात पूछी जा रही है वो लिख देंगे। फिर इसके बाद व्याख्या आती है। व्याख्या या अर्थ, काव्य में अर्थ दे देना। इसके बाद उसका अर्थ लिखने के बाद फिर आता है विशेष या काव्यगत सौंदर्य। तो इसमें आपको लिख देना है, तब आपका कार्य पूरा हो जाएगा। तो आज एक आपको उदाहरण स्वरूप आपको दे रहे हैं, इसको आपको लिख लेना है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये अंडरलाइन है। एक पर्दा या झीना नील छिपाए है उसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। ये पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में आपसे जो पूछा जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। ये किस कवि ने इन पंक्तियों को लिखा है, किस इसका संदर्भ क्या है, तो आप लिखोगे और कवि का नाम लिखोगे। 2 नंबर आपके मिल जाएंगे। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। श्रद्धा कौन है, इसके विषय में आपको बताना है, और कौन हताश है उसके विषय में बताना है। इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है, कहाँ का वर्णन इसमें आता है, तो वो भी आपको लिखना है। एक पर्दा या झीना नील, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार लगा हुआ है, यह आप बताएंगे। या अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो ये 2 नंबर के सभी 5 प्रश्न हैं। अगर आप इनको क्रमशः हल कर देते हैं तो आपके 10 नंबर इसमें पद्य में तैयार हो जाएंगे। अब इसका फिर से एक आता है अथवा। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा है, आप देख लें। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये अंडरलाइन भी है ये लाइन। दूसरा है, स्पंदन में चिर स्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। यह इतना पद्य का अंश इसमें दिया है। अब वही सब प्रश्न हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ से लिखिए। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, कवित्री के निरंतर रोदन का क्या कारण है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है। फिर इसके बाद है, नैनों में दीपक से जलते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो 2 में से कोई एक आप कर दोगे तो आपके 10 नंबर तैयार हैं। अगला आता है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। या उसको हम साहित्यिक परिचय भी कह सकते हैं या जीवन परिचय भी कह सकते हैं। तो आपको जो लिखना है उसमें से 3 कवियों के नाम दे रहे हैं। तो साहित्यिक रचनाकार हैं तो हरिशंकर परसाई, दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और
ये गद्य के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन तीनों गद्य लेखकों की जीवन परिचय आपको देना है। अब आगे आता है, गद्य में जीवन परिचय कहलाता है और काव्य में उसी को साहित्यिक परिचय के भी नाम से जानते हैं कि इन्होंने साहित्य में क्या योगदान रहा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं कृतियाँ लिखिए। जयशंकर प्रसाद द्वारा, ये ऊपर वाला काखंड था जीवनी का और ये खाखंड है। तो इसमें खा में जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो का में आप करते हैं तो 3 नंबर की जीवनी और 2 नंबर में उनका साहित्य में योगदान, तो ऐसे कुल मिला के 5 नंबर जीवनी में मिल जाएंगे और खा में भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे कि जयशंकर प्रसाद की जीवनी लिखेंगे, उनके काव्यगत सौंदर्य के विषय में लिखेंगे, तो आपके ये 5-5 और 10 नंबर आपके ये हो जाएंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 6। तो इसमें आती है आपकी कहानी है, पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो आपको जो कहानी बताई गई थी, इस कहानी के सूक्ष्म रूप में थोड़ा सा आप भूमिका बनाते हुए पंचलाइट के लेखक का नाम लिख दोगे और लाठी का भी नाम लिख सकते हो। और इसका उद्देश्य क्या है, इन कहानियों का क्या शिक्षा हमको देती है, इसके विषय में आपको लिखना है सारांश अपने शब्दों में। तो ये कहानी हो जाएगी। यह भी आपकी 5 नंबर की है। एक कहानी, कोई भी कहानी आप लोग करोगे तो आपको 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे। अब अगला है, अपने जो खंड काव्य है, तो आपको खंड काव्य आपके ज़िला हमीरपुर में जो खंड काव्य चलता है वो है श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार के विषय में आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी आपका श्रवण कुमार भी 5 नंबर का आता है। बहुत से उसमें खंड काव्य में बहुत सारे आएंगे, जैसे उसमें मुक्ति यज्ञ है और इसके बाद रश्मिरथी है, सत्य की जीत है, आलोक व्रत है और श्रवण कुमार है, त्यागपति है। तो ये विभिन्न प्रकार के आए, सबसे आपको छोड़ देना है। सिर्फ आपको जहाँ श्रवण कुमार लिखा हुआ आपको दिखाई दे जाए उतना ही अंश हो, जितना पूछा जाए तो वो ही आपको करना है। या तो आपसे एक चीज़ पूछ ली जाएगी, श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। दूसरा है श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। कोई एक ही करना है। तो इन 2 में से कोई एक जब आप कर लोगे तो ये आपके पूरा करना चाहिए। 5 नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अब आता है खंड खा। खंड खा में जो, जैसे हम सेकंड पेपर कहते थे, द्वितीय पेपर कहलाता होता, जो जब 2 पेपर होते थे, तो उसमें से ये दूसरा पेपर आपका है। तो इसमें संस्कृत दिग्दर्शिका से संबंधित कई सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसमें है अवतरणों की, जो आपके संस्कृत दिग्दर्शिका है उसका कहना चाहिए पाठ आता है। इसके बाद श्लोक वगैरह आते हैं, तो उनका भी अर्थ लिखना पड़ता है। तो जैसे काखंड में इसमें हम आपको बता रहे हैं, इसमें भी 2 दिए गए हैं। एक है याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति न वा अरे जायाजः कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व विप्रम भवति आत्मस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम व पित्रम भवति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वप्रियम भवति आत्मनस्तु वै कामाय सर्वप्रियम भवति। तो ये दिया, अथवा दूसरा दिया है इसमें। तो ये इसका आपको अर्थ लिखना है, इसका अनुवाद करना है हिंदी में। अब इसके बाद है महापुरुषा लौकिक प्रलोभेन सुवृद्धा नित्य लक्ष्यात्र कदापि पश्यन्ति देश देवानुरक्तो युवा उच्च न्यायालय परिधौ स्थान्तु ना सक्तेन पंडित मोतीलाल नेहरू लाला लाजपत राय प्रभृति अन्य राष्ट्रनायकै सह स्वपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम वर्तीर्ण देहल्या त्रयोविंशतितमे कांग्रेस्याधिवेशनस्य
अध्यक्ष पदालंकृत वान रूरल एक्ट इत्याख्यान विरोधस्य ओजस्य विश्वभाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता बहुतवारं कारागारे नित्यतोऽपि अयं वीरः देशवेत् सेवाव्रतं नात्यजत। ये पूछा जाएगा। इसके बाद श्लोक और दूसरा दिया है खाखंड में, सहसा विदधीत न क्रिया विवेकः परमापद्वं पदम वृणुते हिम विश्वकारिणम गुणलुब्ध्वा स्वयमेव संपदा। ये पूछा जाएगा। तो ये 2 नंबर का आपका अनुवाद होगा और अर्थ का ये 5 नंबर का आपका ये होगा, और गद्य भी और आपका ये श्लोक भी। अथवा जयंती ते महाभागा जनसेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसाम कीर्ति तनो क्वचित। ये 2 आपके श्लोक आ गए हैं, 2 में से कोई एक करना है। तो ये 7 नंबर का आपका संस्कृत प्रकरण में से जी लिया है। अब आपसे पूछा जा सकता है लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 के अर्थ बताइए। तो जैसे एक आपको अभी बता चुके हैं हम लोकोक्ति मुहावरे, इसके पहले 2 वीडियो पूर्व आपको हमने बताया था। तो आप भला तो जग भला, सबसे पहले इसकी मायने लिखना है, मायने लिखने के बाद इसको वाक्य में प्रयोग कर देना है। तो ये 1-1 नंबर के ये आते हैं। दूसरा है गड़े मुर्दे उखाड़ना। अगला है आधा तीतर आधा बटेर। तो इसका भी मायने और उसका वाक्य में प्रयोग आपको कर देना है। इसके बाद आता है घर की मुर्गी दाल बराबर, कूप मंडूक होना, उंगली पर नचाना। तो ये आपके हुए। अब आपका अगला प्रश्न प्रारंभ होता है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प लिखना है। तो स्वागतम है, तो स्वागतम में ये भी आपके बहुविकल्प ही दिए गए हैं इसमें। तो इसमें 4 दिए गए हैं, 4 में से 1 सही है और 3 गलत हैं। तो एक तो हुआ स्वाधन आगतम, दूसरा है खामे स्वाधन आगतम, स्वधन आगतम, तीसरा है सुधन आगतम और चौथा है स्वागधन तम। तो काखा गाघा इस प्रकार से ये 4 दिए हैं, 3 गलत हैं, 1 सही है। आपको सही का चयन करना है। अब इसमें से सेकंड है सर्वेशः का संधि विच्छेद करना है आपको। तो का में है सर्वे ईशः, विसर्ग लगा हुआ है। खा में है सर्वे सह, इसमें भी साह में विसर्ग लगा है। सर्व धन ईशः, इसमें भी विसर्ग है। सर आधा सर रा में हलंत लगी है, धन ईशः। तो ये 4 दिए हैं, इनमें से 4 में से 3 गलत, 1 सही है। अब है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के विषय में आपको बताना है। ये सब 1-1 नंबर के आते हैं। ऊपर के आपके जो संधि विच्छेद थे उनमें से 3 करना थे, आपको 3 नंबर के थे। और ये खाम है, आपको 1-1 नंबर के 2 करना है, इसके आपके 2 नंबर मिलेंगे। तो ये है विभक्ति और वचन के अनुसार चयन करना है। नामिन में विभक्ति और वचन कौन सा है? तृतीया विभक्ति एक वचन है, या सप्तमी विभक्ति एक वचन है, या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। तो काका गा में से कोई एक सही है, उसको आपको देखना है। इसके बाद सेकंड में इसमें आता है जगति में विभक्ति और वचन बताएं। तो इसमें काका गा करके हैं। तो पहला हम बोले दे रहे सप्तमी विभक्ति एक वचन, खा में पंचमी विभक्ति एक वचन, गा में चतुर्थी विभक्ति एक वचन, घा में षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखना है। युग्म माने होता है जोड़ा, किसी दोनों का जोड़ा मिलाना है, जो सही हो उसको लिख दोगे। तो इसका भी आपको 1-1 नंबर, ये छोटे छोटे से प्रयास होते हैं, ये नंबरों हमारे स्कोर बढ़ाते रहते हैं और इनके नंबर कभी कटते नहीं है, पूरे नंबर मिलते हैं। तो है अब पूछा गया कपट और कपाट, ये आपको एक शब्द दे दिया गया है कि अब इसमें से 4 विकल्प दे दिए हैं, का खा गा घा करके। तो इसमें आपको छांटना है कपट और कपाट का सही अर्थ क्या है। तो का में है कप और प्लेट, खा में है किवाड़ और खिड़की, गा में है धोखा और दरवाज़ा, और घा में है पर्दा और किवाड़। तो इसमें से जो सही हो उस सही को आप लिख दोगे। दूसरा आपको दिया है तो जलज और जलद के, इसके भी 4 विकल्प हैं। तो का में है बादल और कमल, कमल, खा में है कमल और बादल,
गा में है कमल और तालाब, घा में है तालाब और कमल। अब इसके बाद इसी का आपको आता है खाखंड। तो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। अब दो अर्थ आपको लिखना है, जैसे अनंत का क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ अनंत शब्द आते हैं, तो अनंत को आपको दो इसके आपको अलग से शब्द लिखना है। दूसरा है पतंग, पतंग किसे किसे कहते हैं, और या तो इसको पर्यायवाची भी मान लो, तो पतंग को आपको एक शब्द के दो अर्थ लिख देना है। खग के भी आपको लिख देना है, तो ऐसे आपको लिख देना है। अब आगे आता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो पूरा वाक्य दिया गया है, उसके लिए एक शब्द में आपको पूरी बात को समेट के लिख देना है। तो जैसे इसमें दे दिया गया है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, तो उसको क्या कहेंगे। इसके भी चार विकल्प दे दिए गए हैं। उल्टा कहेंगे, ए, बी में बांझ कहेंगे, सी में अप्रसूता कहेंगे, डी में विधवा कहेंगे। तो ये कौन सा, तीन गलत है, एक सही है। तो जिस स्त्री ने कोई बच्चे को जन्म ना दिया हो, तो उसको क्या जो शब्द कहेंगे वो आप सही कर देंगे। अगला प्रश्न इसका है, ये भी एक एक नंबर के दो आपको करना है। जिसका जन्म ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं, ए बी सी डी करके इसमें है। जन्महीन और जन्म रहित, अजर और अजन्मा, इसमें एक सही है। तो इन दो में से अगर आप कर देते तो दो नंबर आपके एकदम पक्के हैं। फिर इसका घा खंड आता है। तो निम्नलिखित में से किसी दो को शुद्ध करना है। केवल 4 रुपये मात्र चाहिए, तो इसको कैसे लिखोगे, ये आपको अपने शुद्ध करना है। हवा ठंडी बह रही है, तो इसमें से देखना है क्या काट छाट करना है और शुद्ध करके इसको भी लिख देना है। तो ये भी आपको दो शुद्ध करना है, एक आपको छोड़ देना। जो ये इसमें आपकी चॉइस दे दी गई है कि तीन में से दो आपको जो उचित लगे अपने हिसाब से सही समझ में आए उनको कर लो और एक छोड़ दो। अनेकों बार देख चुका हूँ, तो ये तीन में से आपको कर लेना है। अब आपका अगला प्रश्न आता है, हास अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। जहाँ पर हंसी आए या आपकी भुजाएं फड़कने लगें, उत्साह से आप भर जाएं, इनका आपको रस लिखना है और साथ साथ उसका एक उदाहरण भी देना है एक कविता के माध्यम से, कि जहाँ पर आपका वीर रस दिखाई दे और जहाँ पर आपका हास रस दिखाई दे, और उसका एक उदाहरण के साथ साथ रस की में आपको बताना है और उसकी परिभाषा भी साथ में लिख देना है। तभी आपका पूरा ये प्रश्न होगा। यह भी आपको एक एक नंबर करके 2 नंबर आपको प्रदान किए जाएंगे। अब इसी में खा है, अनुप्रास अथवा यमक अलंकार का लक्षण और उदाहरण बताइए। लक्षण बताना है और उसका उदाहरण दे करके समझाना है। अब इसी में गा है, चौपाई अथवा सोरठा छंद, एक लक्षण एक उदाहरण भी लिखना है। अगला प्रश्न आता है, किसी विद्यालय के एक पत्र लिखने के लिए विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने प्रधानाचार्य जी से अपनी फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, तथा किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने के लिए अपना ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है, अथवा अपनी उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए कोई प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको जो उचित लगे एक पत्र आप लिख दोगे, जिससे कि आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, 2 + 4 करके। इसके बाद अगला आता है, निम्नलिखित में से कोई शीर्षक में जो आपको दिए जा रहे हैं, एक आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। उसकी पहले आपको हेडिंग बना लेना है और निबंध को लिख देना है। हेडिंग आपको निबंध के विषय में बता ही जा चुकी है। सबसे पहले आप बनाएंगे रूपरेखा। रूपरेखा में आप बना लिया आपने, रूपरेखा में सारी हेडिंगें लिख दी जाती हैं। अंत में आपकी हेडिंग लिखने के पश्चात सबसे आखिरी हेडिंग आती है आपकी उपसंहार। तो उसमें आपको जो उचित लगे तो अपने हिसाब से पूरा करने चाहिए, निबंध का सार उसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से प्रस्तावना भी लिखोगे आप। रूपरेखा के बाद पहली दूसरी हेडिंग बनेगी आपकी प्रस्तावना, और बीच में आप अपने स्तर से अपनी हेडिंग बनाएंगे और आखिरी में उपसंहार लिख देंगे, अर्थात पूरी मतलब जो आपने निबंध लिखा है उसका निचोड़। तो प्यारे बच्चों, आज ये आपका जो हमें प्रश्न देना थे आपको 3 घंटा
15 मिनट के लिए, अर्थात 195 मिनट का आपको जो हमने दिया है, इसको आप अपने घर पर रहकर तैयारी के साथ पूरा पेपर दें उसी समयबद्धता के साथ, और बताएं कि कितना समय लगा आपको, कहाँ कहाँ आपने त्रुटियाँ की। इसके साथ एक आपको फिर से पुनः वही हमारा संदेश है कि बच्चों अपने आप को सुरक्षित रखें। कोरोना महामारी फैली हुई है, बार बार अपने हाथों को धोएं, अपने मुख पर अपना मास्क लगाएं कहीं भी जाएं, और कोशिश करें कि अपना सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। अपने मोबाइल में अपना आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच को ज़रूर डाउनलोड कर लें और अपने साथियों को डाउनलोड करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ प्यारे बच्चों, हमारी शुभकामनाएं कि आप लोग आगे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। फिर इसके बाद अगली कड़ी में आपसे मिलते हैं।